नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 10वें दिन का वीडियो है। इसके पहले की वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए, क्योंकि हम एक सीक्वेंस में वीडियो बना रहे हैं। पुराना वीडियो देखेंगे तभी नया समझ में आएगा। आज का हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और टॉपिक का नाम है संविधान का निर्माण कैसे हुआ। आज हम संविधान सभा के बारे में समझेंगे कि संविधान सभा कैसे इस्टेब्लिश हुई, कैसे उसने संविधान बनाया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या भूमिका रही, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं, वीडियो को स्किप मत करिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिए। इस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न परीक्षा में आएंगे आप निश्चित तौर पे सॉल्व कर लेंगे और आपके मन में कोई डाउट्स मुझे नहीं लगता कि रह जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान सभा की। संविधान सभा की मांग। संविधान सभा क्या है पहले तो ये जान लीजिए। संविधान सभा वो चीज़ है जिसने संविधान बनाया। अगर आपसे एक लाइन में कोई ये पूछना चाहे कि हमारे देश के संविधान का निर्माण किसने किया, तो आप सीधा बताइए कि संविधान सभा ने किया। और इस संविधान सभा में 389 लोगों के मतलब रहने की उपस्थिति की बात की गई थी। हालांकि समय समय पर ये संख्या कम होती रही और जब संविधान बनकर के तैयार हुआ तो उस दिन मात्र और मात्र 284 लोग ही उपस्थित थे जिन्होंने इस पर सिग्नेचर किया था। तो मैक्सिमम 389 लोग, तो इतने लोगों ने मिलकर के संविधान बनाया। ये संविधान सभा के सदस्य थे। तो संविधान किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया। अब यहीं पर एक प्रश्न कि अंबेडकर को संविधान का निर्माता क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी 389 लोग थे उनमें से सबसे ज़्यादा भूमिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी, क्योंकि वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति ने ही अन्य जितनी भी समितियों ने, जितने भी लोगों ने सुझाव दिए, बात रखी, उनको प्रोसेस करके, उसकी समीक्षा करके, काट छाँट करके और पूरा उसकी कोडिंग किया। किस चीज़ को कहाँ पे रखा जाएगा, किस चीज़ का क्या महत्व है, इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रारूप समिति को थी। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है, उनके सम्मान के लिए। लेकिन संविधान सभा ने संविधान बनाया। तो अब हम बात करते हैं कि ये संविधान सभा आखिर है क्या, ये कैसे आई, इसका महत्व क्या है, इसको ये जिम्मेदारी क्यों दी गई संविधान बनाने की। 2-4 लोगों को क्यों नहीं दे दी गई जिम्मेदारी कि संविधान आप बनाइए। तो सबसे पहली बात तो हम यही देखते हैं कि संविधान सभा जिसमें इतने ज़्यादा लोग थे, क्यों 2-4-10 लोगों को ही क्यों नहीं जिम्मेदारी दे दी गई कि संविधान बना दीजिए। उसका रीज़न क्या है कि भारत एक विविधता वाला देश है। भारत में हर धर्म के, जाति के, संप्रदाय के लोग हैं, हर तरह की भाषा है। तो अगर 10 लोगों को भी कह देंगे कि आप संविधान बनाइए, हो सकता है वो बहुत अच्छा संविधान बनाएं, लेकिन अन्य लोगों को ये रहेगा कि हमारे लोग वहाँ नहीं थे संविधान के समय बनने में, इसलिए वो हमारे मन का नहीं है। कि अगर मान लीजिए 10 में 2 हिंदू हैं, 5 क्रिश्चियन हैं, कुछ ऐसे सब मिला करके हैं मान लीजिए, फिर भी बहुत विविधता हमारे देश में है। जनजाति रहते हैं, महिलाएं हैं, अन्य भाषा बोलने वाले लोग हैं, दूर दराज के लोग हैं, तो हर जगह के लोग तो हैं नहीं। तो ये समस्या होगी। वो ये मानेंगे कि हमारे लोग नहीं थे, इसलिए हमारे काम का संविधान नहीं है, इसमें हमारी बात नहीं की गई है। इसलिए ये इसमें बात रखी गई कि जितनी भी विधानसभाएं हैं ब्रिटिश शासन में, उस समय हमारे देश में जो राज्य थे वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के थे। 3 प्रकार के राज्य थे। एक थे ब्रिटिश प्रांत बोलते थे, एक थे कमिश्नरी, ये दोनों पर अंग्रेज़ों का शासन था, और एक थी देसी रियासत। हालांकि देसी रियासत पर भी अंग्रेज़ों का ही शासन था, क्योंकि अंग्रेज़ एक प्रतिनिधि वहाँ पे रखते थे और इस पर भी विदेश संचार और रक्षा का जिम्मेदारी अंग्रेज़ों की ही थी। तो तीनों कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों के ही थे, लेकिन डायरेक्टली ये 2 तरह के राज्य अंग्रेज़ों के अंडर में थे और यहाँ पे हमारे राजा होते थे, राजा महाराजा, और इनकी संख्या थी लगभग 562 राजा थे, रियासतें थी। तो यहाँ से भी लोग गए, यहाँ से भी लोग गए, यहाँ से भी लोग गए और यहाँ से भी लोग गए, है ना। तो हर जगह से लोग यहाँ पर गए, किसमें? संविधान सभा में। और 389 लोग थे। इसका मतलब कि यहाँ पर ब्रिटिश प्रांत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर
92 लोग यहाँ से गए, 4 लोग यहाँ से गए और 93 लोग यहाँ से गए। टोटल कितने हो गए? 389। अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि यहाँ से शुरू में लोग नहीं गए, धीरे धीरे गए, फिर ये संख्या घटती बढ़ती रही, कम होती गई, वो अलग बात है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि संविधान सभा ही संविधान बनाएगी, इसकी मांग सबसे पहले किसने किया? ये बात कहाँ से उठ के आई? तो जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज़ों का शासन था, उसी समय 1895 में ही तिलक आप जानते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज के माध्यम से सबसे पहले ये बात कही कि हमारे देश का जो संविधान है वो हमारे देश के लोग ही बनाएंगे। सबसे पहली बात यहीं से हुई थी, लेकिन बहुत महत्व दिया नहीं गया था। महत्व दिया गया जब इस बात को गांधी जी ने कहा 1922 में। 1922 में गांधी जी ने कहा कि हमारे देश का जो संविधान है, जो संविधान होगा, बनेगा अंग्रेज़ों के चले जाने के बाद, उस संविधान को बनाने की जिम्मेदारी हमारे ही देश के लोगों को दी जाएगी। वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से संविधान बनाएंगे। बाद में 1933 में एम.एन. राय का आपने नाम सुना होगा। एम.एन. राय ये वामपंथी दल के नेता थे। एम.एन. राय, इन्होंने मांग रखी कि हमारा जो संविधान बनेगा वो संविधान सभा बनाएगी। यानी इन्होंने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की। अगर हम ऑफिशियली बात करेंगे तो यहीं से बात शुरू होती है, एम.एन. राय से। फिर 1934 में नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा गठित की जाएगी और वो संविधान सभा संविधान बनाएगी। यानी नेहरू ने वोटिंग की बात की कि जो संविधान सभा में लोग होंगे वो लोग चुन करके आएंगे, पब्लिक चुनेगी उन्हें कि हाँ भैया हम अपना प्रतिनिधि इनको भेज रहे हैं संविधान बनाने के लिए, तो पब्लिक उन्हें चुनेगी, ये चुन करके आएंगे और ये संविधान बनाएंगे। ये बात कही इन्होंने। फिर उसके बाद 1935 में कांग्रेस पार्टी ने भी बढ़ चढ़ के, 35 या 38 में कांग्रेस पार्टी ने भी इसकी वकालत करी बढ़ चढ़ करके और कहा कि मतलब संविधान होना चाहिए। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों को भारतीयों की ज़रूरत थी लड़ने के लिए, यानी भारतीय सैनिक चाहिए थे उनको। तो उन्होंने अगस्त प्रस्ताव एक हुआ 1940 में। उस अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से इनकी बातों को स्वीकार कर लिया कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, संविधान सभा होगी और आपके ही लोग संविधान सभा में होंगे, अंग्रेज नहीं होंगे। ये बात मान ली गई। इसी को अगस्त प्रस्ताव कहा गया, अगस्त की बात थी। इसी सिलसिले में अंग्रेज़ों ने 1942 में एक मिशन भेजा जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। आगे है शायद, हाँ, इसी को बोले हैं क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। वहाँ पे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। उन्होंने स्टेफोर्ड क्रिप्स नाम के एक अधिकारी थे, उनकी अध्यक्षता में एक मिशन भेजा और कहा कि आप जाइए, समीक्षा करिए, अध्ययन करिए और आप बताइए कि वहाँ का जो संविधान की बात हो रही है उस पर क्या किया जाए। तो ये जब आते हैं यहाँ पे तो ये मुख्य रूप से 4 बातें कहते हैं भारत के लोगों से। क्या प्रस्ताव रखते हैं भारतीयों से? भारतीयों का मतलब उसमें जवाहरलाल नेहरू, पटेल जी, गांधी जी, अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये लोग थे। इनके सामने दिल्ली में बैठक होती है 42 में और ये 4 बातें कहते हैं। क्या कहते हैं? युद्ध खत्म होने के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा। युद्ध खत्म होने का मतलब 1939 से 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, है ना। तो अंग्रेज़ क्या चाहते थे कि हम भारतीयों की बात मान लें ताकि भारतीय हमारी ओर से लड़ने के लिए युद्ध में चलें। उनकी ये मंशा थी, इसीलिए भारतीयों की बात वो मान रहे थे। तो इन्होंने क्या कहा कि जैसे ही युद्ध समाप्त हो जाएगा, मतलब आप हमारा युद्ध में साथ दीजिए, जैसे ही युद्ध समाप्त होगा हम भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे। डोमिनियन स्टेट का दर्जा का मतलब होता है कि जो देश है वो पूरी तरह से उसका शासन भारतीय ही करेंगे, बस उस पर 3 चीज़ों का अधिकार अंग्रेज़ों का होगा। किसका? विदेश नीति का अधिकार अंग्रेज़ों का होगा, रक्षा का अधिकार अंग्रेज़ों का होगा
और विदेश नीति, रक्षा और संचार। रक्षा का मतलब कि कोई दूसरा देश चढ़ाई करेगा तो अंग्रेज लड़ेंगे। विदेश नीति का मतलब किसी दूसरे देश से संधि करनी होगी तो अंग्रेज निर्धारित करेंगे। और संचार का मतलब किसी दूसरे देश से कॉम्बिनेशन करना होगा किसी भी चीज़ के लिए तो अंग्रेज निर्धारित करेंगे। ये 3 चीज़ें। और जैसे आज हमारे यहाँ भारत में 28 राज्य हैं, तो ये 28 राज्यों, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, बिहार है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र यहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं। तो ये मुख्यमंत्री अपने यहाँ शासन चलाते हैं, वो किसी से पूछते नहीं, न दूसरे राज्य से पूछते हैं न देश से पूछते हैं, अपने हिसाब से पॉलिसी बनाते हैं। लेकिन 3 अधिकार वो नहीं है उनके पास। एक विदेश का अधिकार नहीं है, यानी विदेश से वो संधि नहीं कर सकते। रक्षा का नहीं है, मतलब दूसरा कोई चढ़ाई करेगा तो युद्ध नहीं कर सकते, इसके लिए केंद्र है। और संचार, ये तीनों जिम्मेदारी केंद्र के पास होती है, राज्य के पास नहीं। तो सेम टू सेम वही बात बोली गई कि आप जो है पूरे स्वतंत्र रहेंगे अपने देश में, लेकिन ये 3 जिम्मेदारियां हमारी होंगी। इसी को बोला जाएगा डोमिनियन स्टेट। तो इसकी बात की। फिर दूसरा, एक संविधान सभा बनाई जाएगी जो नया संविधान बनाएगी। मतलब मांग आपकी मानी जाती है, हम संविधान सभा का गठन करेंगे और वही संविधान सभा संविधान बनाएगी। तीसरी बात, प्रांतों को यह स्वतंत्रता होगी कि वो नए संविधान में शामिल हों या न शामिल हों। मतलब जो संविधान सभा बनेगी वो संविधान सभा संविधान बनाएगी, तो उस संविधान सभा में जो अलग अलग रियासतें हैं, 562 रियासतें हैं, उनमें से अगर कोई रियासत शामिल होना चाहेगी संविधान सभा में तो शामिल हो और वो देश में शामिल हो। अगर वो नहीं शामिल होना चाहेगी तो उसको ज़बरदस्ती शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा तत्काल सत्ता हस्तांतरण नहीं किया जाएगा, मतलब तुरंत भारत को आज़ाद नहीं किया जाएगा, भविष्य के लिए छोड़ा जाएगा। उसके बाद निर्धारित किया जाएगा युद्ध खत्म होने के बाद कि कब हम इनको सत्ता का हस्तांतरण करेंगे। ये 3-4 बातें मुख्य रूप से क्रिप्स मिशन ने कही और इनकी बातों को भारत के लोगों ने ठुकरा दिया। मतलब कहा कि आप बकवास कर रहे हैं, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। इसी को गांधी जी ने उत्तर तिथि चेक कहा, मतलब भविष्य का चेक, मतलब जिसका किसी कोई वैल्यू नहीं है। ज़रूरत आज है तो आज हमको पैसा चाहिए, भविष्य का चेक दे करके हम हमारा क्या करेंगे, कौन सा एहसान होगा। तो भारत मतलब कांग्रेस ने भी इसे खारिज कर दिया, नहीं माना, और मुस्लिम लीग ने भी इसे नहीं माना कि भैया हम आपका प्रस्ताव ठुकराते हैं। क्यों ठुकराते हैं? कांग्रेस ने कहा कि हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए और प्रांतों को स्वतंत्रता नहीं चाहिए, पूरी आज़ादी चाहिए और प्रांतों को स्वतंत्र होने का अधिकार नहीं होगा। मुस्लिम लीग ने इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि मुसलमानों के लिए अलग देश की बात नहीं की गई थी और अलग संविधान की बात नहीं की गई थी, और उसमें मुस्लिम लीग चाहती थी कि हमारा अलग संविधान हो हमारे अलग देश के लिए। तो मुस्लिम लीग ने, कांग्रेस, दोनों ने इसे खारिज कर दिया। और जब खारिज कर दिया, युद्ध चल ही रहा था। फिर उसके बाद 45 में युद्ध खत्म होने के बाद वहाँ की सरकार बदल जाती है और लेबर पार्टी की सरकार बनती है और नए प्रधानमंत्री बनते हैं। तो फिर दूसरा मिशन भेजा जाता है जिसका नाम था, वही बात आ गई क्या? हाँ, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट का मतलब आप समझते ही हैं, संसद से संबंधित ये शब्द है, कैबिनेट मंत्री। तो कैबिनेट मिशन यानी कि कैबिनेट मंत्री थे, इसके अंदर 3 लोग थे कैबिनेट मिशन में, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, 3 लोग थे। वही स्टेफोर्ड क्रिप्स जो इसके पहले क्रिप्स मिशन में थे वो भी इसमें थे, और पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। तो अब मैं जब बोलता हूँ बहुत सारी चीज़ें लिखता नहीं हूँ, आप नोट कर लिया करिए। कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये 3 लोग थे। ये आते हैं जब कैबिनेट मिशन, तो ये प्रस्ताव क्या रखते हैं? ये कहते हैं कि संविधान सभा का गठन होगा जिसमें प्रांतों और देशी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे, अलग नहीं होंगे। भारत एक संघीय देश होगा, यूनियन ऑफ स्टेट। भारत एक संघीय देश होगा, यानी कि जो राज्य हैं वो भारत में शामिल होंगे और फिर शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा। मतलब राज्य के लिए जिस तरह से आज व्यवस्था है, राज्य के लिए अलग है, केंद्र के लिए अलग है, कुछ पर अधिकार दोनों का है। केंद्र के पास रक्षा, विदेश और नीति संचार रहेंगे, जैसा कि आज है वर्तमान में। देश का विभाजन नहीं होगा, लेकिन मुस्लिम बहुल प्रांतों को ग्रुप में संगठित किया जा सकता है। अस्थायी सरकार
बनेगी जिसमें सभी दलों को शामिल किया जाएगा। मतलब इस मिशन ने भी कहा कि मुसलमानों के लिए अलग संविधान नहीं होगा, अलग देश नहीं होगा। तो इस प्रस्ताव को भी मुस्लिम लीग ने खारिज कर दिया। खारिज क्या किया, मान ही लिया एक तरह से, दबे मन से। इसलिए मान लिया क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम बहुल प्रांतों को ग्रुप में बांटने की बात की गई थी। तो मुस्लिमों को लगा कि चलिए ठीक है, ग्रुप में बांटेंगे। ग्रुप में बांटने का मतलब कि जहाँ जहाँ मुस्लिम ज़्यादा हैं वहाँ वहाँ उसको रहेगा, वो भारत में ही, अलग नहीं रहेगा। लेकिन वहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि मुस्लिम आएंगे और एक तरह से मुस्लिमों का वहाँ पे शासन रहेगा। केंद्र ने यानी जवाहरलाल नेहरू ने, कांग्रेस ने इसलिए मान लिया क्योंकि इसमें संघीय की बात की गई थी, भारत एक संघीय देश होगा। लेकिन बहुत दबे मन से इसलिए मान रहे थे क्योंकि यहाँ पर उन्हें विभाजन का खतरा दिख रहा था। विभाजन का खतरा दिख रहा था तो कांग्रेस घबराई थी, लेकिन इसी विभाजन के खतरे को सकारात्मक रूप से मुस्लिम लीग ने माना। तो दोनों ने दबे मन से इस मिशन को मान लिया और इसी कैबिनेट मिशन के ही तहत संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, संविधान सभा का चुनाव हुआ, संविधान सभा बनी। क्लियर है बात यहाँ तक। अब देखिए, संविधान सभा का गठन यानी कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। तो कैबिनेट मिशन ने क्या क्या प्रस्ताव दिया, जो प्रस्ताव दिया उसी को स्वीकार किया गया और उसी के तहत संविधान सभा की स्थापना की गई। तो कैबिनेट मिशन ने कहा कि इस समय भारत में जो राज्य हैं, राज्य वो मुख्य रूप से दो तरह के राज्य हैं। एक राज्य हैं ब्रिटिश और एक राज्य हैं भारतीय। भारतीय ब्रिटिश में भी दो तरह के राज्य हैं। ब्रिटिश में दो तरह के कौन से राज्य हैं? एक है ब्रिटिश प्रांत और एक है कमिश्नरी। कमिश्नरी को आज की भाषा में कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं होते, केंद्र एक अपना प्रतिनिधि भेजती है, वही वहाँ का शासन देखता है, वहाँ विधानसभा वगैरह नहीं होती। जैसे लद्दाख, जैसे लक्षद्वीप, इसी को कह सकते हैं कमिश्नरी। और उस समय 4 कमिश्नरी थी, मुख्य रूप से 4 कमिश्नरी थी। जैसे राजस्थान में कमिश्नरी थी अजमेर, बाड़मेर, कुर्ग, अंडमान निकोबार, दिल्ली, इस तरह से 4 कमिश्नरी थी। तो ब्रिटिश प्रांत और कमिश्नरी और भारतीय रियासतें, तो टोटल संख्या निश्चित की गई 389। यानी कहा गया कि इन सभी राज्यों से 389 लोग चुन करके आएंगे। प्रांतों से होंगे 292, अभी हमने चर्चा किया। कमिश्नरी से होंगे 4 और भारतीय रियासतों से होंगे 93। जो 292 और 4 कितने हो गए? 296। ये जो 296 लोग होंगे ये चुने जाएंगे, चुने जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात। 296 लोगों का चुनाव होगा। चुनाव का मतलब समझते हैं कि कई लोग खड़े होंगे, उसमें से एक जीतेगा, वो संविधान सभा में जाएगा। आज की भाषा में कहें तो आप संविधान सभा को संसद मान लीजिए। तो संसद में 2 तरह के लोग होते हैं, 2 तरह के सांसद। एक सांसद होते हैं जो चुन कर जाते हैं, जैसे जनता वोट करती है, जैसे लोकसभा के सदस्य जनता चुनती है। एक वे सांसद होते हैं जिन्हें जनता नहीं चुनती, बल्कि अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, जैसे राज्यसभा के सदस्य, जिन्हें सांसद उन्हें भी कहा जाता है, लेकिन राज्यसभा के वो सदस्य होते हैं। और इसके पहले जो नामित होते थे एंग्लो इंडियन, उनका तो चुनाव ही नहीं होता था, उनको राष्ट्रपति नामित करता था। हालांकि अब वो सिस्टम हट गया है 2020 से ही। तो 2 तरह के आज भी हैं। तो यहाँ पे जो 296 सदस्य होंगे जो ब्रिटिश भारत से आएंगे, उनका चुनाव होगा। जो 93 देशी रियासतों से आएंगे उनका चुनाव नहीं होगा, उनकी नियुक्ति होगी। नियुक्ति यानी इन्हें जनता नहीं चुनेगी, बल्कि इन्हें इनकी जनसंख्या के अनुसार इनके जो राजा हैं वो चुन करके भेजेंगे, मतलब वो नियुक्त करके भेजेंगे। जैसे मान लीजिए 3 राज्य हैं, इसकी जनसंख्या है 3 लाख, इसकी जनसंख्या है 3 लाख, इसकी जनसंख्या है 4 लाख। तो 4 3 7 3 10 लाख की जनसंख्या हो गई। अब इन तीनों राज्यों से तीनों जगह के राजा अपने से मंत्रणा करके एक को नामित करेंगे। वो एक कहीं से भी हो सकता है, तो वो एक यहाँ जाएगा। अगर कहीं की रियासतें बड़ी हैं, जैसे मैसूर की रियासत बहुत बड़ी थी, तो वहाँ से 7 लोगों को भेजा गया था। सबसे अधिक मैसूर से ही भेजा गया था, 7 लोगों को।
बाकी जहाँ की रियासतें छोटी छोटी थी वहाँ से कई रियासतों को मिला करके एक, लेकिन इनका चुनाव नहीं हुआ था। तो इस तरह से संविधान सभा में दो तरह के लोग थे, जो चुन करके आए थे और एक जो चुन करके नहीं आए थे, है ना। और ये जो चुनाव था वो 10 लाख की आबादी पर था, यानी हर 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा जो संविधान सभा में जाएगा। अब बात आती है कि जो ये चुने जाएंगे 296 लोग, इनको चुनेगा कौन, वोटिंग कौन करेगा? तो इनको जनता वोटिंग नहीं करेगी, इनको चुनेंगे विधायक। आज की भाषा में कहें तो जैसे आज विधानसभा के सदस्य होते हैं विधायक, वो राष्ट्रपति चुनते हैं, है ना, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो उसी तरह से जो प्रांतीय विधानसभाएं थी उसके जो सदस्य थे विधानसभाओं के, वो चुनेंगे और अपने अपने वर्ग के हिसाब से चुनेंगे। वर्ग भी बनाए गए थे, जैसे 3 भागों में बांटा गया था। सामान्य, मैं ब्रिटिश प्रांत की बात कर रहा हूँ, देसी रियासतों की नहीं। देसी रियासतों को तो जिम्मेदारी दे दी गई थी, भैया आपकी मर्जी, किसी को भी भेज दीजिए, स्वीकार कर लेंगे हम। लेकिन जो ब्रिटिश प्रांत से चुने जाएंगे वो 3 वर्ग थे, सामान्य और मुस्लिम, सामान्य, मुस्लिम और सिख। सामान्य, मुस्लिम और सिख। सिखों की संख्या 4 रखी गई थी, यानी कम से कम 4 सिख संविधान सभा में जाएंगे ही, सीट रिजर्व थी। और 79 संख्या थी मुस्लिमों की, इतने कम से कम मुस्लिम रहेंगे ही, जाएंगे ही। और 213 सदस्य थे सामान्य के। जोड़ दीजिए कितना हो गए, 9 3 12, 9 4 13, 3 16, 9 3 12 4 16, हाँ से लगा 1, 7 1 8 1 9 2 1 306, हाँ 296। 296 का ही चुनाव था। देखिए ब्रिटिश प्रांत में 296 का चुनाव था, इनका चुनाव था नहीं। तो 296 में से 213 सामान्य रहेंगे। सामान्य का मतलब कोई भी लड़ सकता है, उसमें मुस्लिम भी लड़ सकता है, सिख भी लड़ सकता है, ईसाई भी लड़ सकता है, हिंदू भी लड़ सकता है, बौद्धिस्ट भी लड़ सकता है, SC ST महिला कोई भी लड़ सकती है। सामान्य मतलब अनरिजर्व। 79 सीट रिजर्व थी केवल मुस्लिमों के लिए, क्योंकि संख्या उनकी ज़्यादा थी, सिखों की संख्या कम थी, इसलिए 4 सीट रिजर्व थी। जब चुनाव हुआ ब्रिटिश प्रांत का, तो उसमें से कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन करके आई। कांग्रेस, उसको मिले 208 सीटें। और जो मुस्लिम थे, मुस्लिमों को मिले थे 73 सीट। मुस्लिम को 73 सीट मिली थी। और जो अन्य थे, मतलब छोटी छोटी पार्टियां थी, इस तरह से निर्दलीय थे उनमें से कुछ, तो उनमें कुल 15 लोग थे इस तरह से। तो 8 3 11 5 16, 7 1 8 1 9, 296 देखिए हो गए ना, 296, यानी 73 मुस्लिम चुन करके आए थे। अब आप कहेंगे कि रिजर्व सीटें तो 79 हैं, लेकिन चुने गए हैं 73 ही। तो जो रिजर्व हैं वो कांग्रेस में भी तो मुस्लिम है ना, यहाँ भी मुस्लिम है, यहाँ भी मुस्लिम है। मतलब यहाँ पे जो मुस्लिम है वो कांग्रेस के मुस्लिम नहीं हैं, यहाँ वाले मुस्लिम इसमें सब हैं। तो इस तरह से 79 तो मिनिमम रखी गई थी, मिनिमम से ज़्यादा भी तो हो सकते हैं, ये बात। अब हमें क्या देखना है, संविधान की कार्यप्रणाली देखना है। उसके पहले ही हमें समझना है कि जो चुनाव हुआ वो कब हुआ। तो चुनाव हुआ जुलाई और अगस्त के महीने में, जुलाई अगस्त के महीने में 1946 में। 1946 में जुलाई अगस्त के महीने में चुनाव हुआ। जब चुनाव हुआ तो हमने बताया ही कि चुनाव में क्या हुआ, 208 सीटें कांग्रेस को मिली, 73 सीटें मुस्लिम को और 15 सीटें अन्य को, यानी 296 लोगों का चुनाव हुआ। 73 सीटें रिजर्व थी देसी रियासतों के लिए। संविधान का चुनाव हो गया, मतलब संविधान सभा का चुनाव हो गया। अब संविधान सभा क्या करेगी, बैठक करेगी और बैठक के माध्यम से फिर संविधान का निर्माण करेगी। अब देखिए मैं आपको यहीं पर कुछ बातें और बता देता हूँ। पहली बैठक जब होती है 9 दिसंबर 1946 को, पहली बैठक।
तो फ्रांस में एक व्यवस्था थी, फ्रांस देश में, कि वहाँ की जो संविधान सभा थी उसने क्या किया था कि जब संविधान सभा संविधान बनाने के लिए बैठी तो वहाँ पे जो सबसे बुजुर्ग थे उस संविधान सभा में उनको महत्व दिया गया, सम्मान दिया गया और उनको अध्यक्ष बनाया गया। तो उसी बात को यहाँ भी फॉलो किया गया। और जब पहली बैठक हुई तो अध्यक्ष निश्चित नहीं थे किसको बनाया जाए, तो देखा गया कि सबसे जो वृद्ध हैं, अधिक उम्र के हैं, उन्हीं को अध्यक्ष बनाया जाए। तो सच्चिदानंद सिन्हा सबसे मतलब अधिक उम्र के थे, इसीलिए इनको अध्यक्ष बना दिया गया। अस्थाई मतलब अस्थाई रूप से नहीं है, आज काम चलाने के लिए ये अध्यक्ष बना दिए गए हैं। और जब बैठक होती है तो उस बैठक में 211 लोग उपस्थित होते हैं। कहीं कहीं ये संख्या 208 मिलती है, लेकिन लक्ष्मीकांत की पुस्तक में स्पष्ट हमने पढ़ा है 211 है। ये कभी पूछा नहीं गया है पहली बैठक में कितने लोग थे। अगर पूछा जाता है तो आप 211 ऑप्शन चुनिएगा। 211 लोग बैठे थे। अब आप बात कर रहे होंगे कि सर 389 लोगों की बात की गई थी ना भाई, 296 ब्रिटिश प्रांत से और कितने 93 लोग देसी रियासतों से। तो 389 में 211 ही क्यों आए? तो उसका रीज़न क्या है? पहली बैठक में देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया, बाइकआउट कर दिया। देसी रियासतों ने बाइकआउट इसलिए किया, उनको लगता था कि जो ब्रिटिश मतलब जो प्रांत है, मतलब देसी रियासतें हैं, यहाँ पर भी अंग्रेज़ों का ही इनडायरेक्ट नियंत्रण है। चुनाव नहीं हुआ है, किसी को भेज देंगे तो वो उनकी मतलब बहुत इनकी चलेगी नहीं, बहुत इनकी उपेक्षा होगी। अब काम वही लोग करेंगे सब जो चुन करके गए हैं। इन लोगों को ये डर था। दूसरी चीज़, जो संविधान बन रहा है उसमें देसी रियासतों को ख़त्म न कर दिया जाए, रजवाड़ी न ख़त्म कर दिया जाए, राजाओं को ही न नष्ट कर दिया जाए। राजाओं को ये भी डर था, तो बहुत इच्छुक थे नहीं वो संविधान के, इसलिए वो संविधान सभा में मतलब पहली बैठक में कम से कम नहीं भेजे थे। इसके अलावा मुस्लिम लीग ने भी भाग नहीं लिया, क्योंकि संविधान में देखा गया कि मुस्लिमों की संख्या कम हो गई है, मुस्लिम लीग की कम हो गई है, तो उनको लगा कि मुस्लिम या मुस्लिम लीग के हिसाब से संविधान नहीं बनेगा, तो उन्होंने बाइकआउट कर दिया। तो पहली बैठक में देसी रियासतों के लोग शामिल नहीं हुए, मुस्लिम लीग के लोग शामिल नहीं हुए, केवल 211 लोग शामिल हुए। सबसे खास बात, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभी संविधान की पहली बैठक में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संविधान जब चुनाव हो रहा था तो अंबेडकर को पश्चिम बंगाल की एक सीट से लड़ाया गया था। पहली बार वो चुनाव हार गए थे क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम लीग का शासन था बंगाल में, जो आज बांग्लादेश है। शुरू में वो पूर्वी पाकिस्तान था, लेकिन उसमें पाकिस्तान नहीं था, उस समय भारत का हिस्सा था। बाद में जब बंटवारा हो गया तो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, तो वो वाली सीट खाली हो गई। तो अंबेडकर को फिर वहाँ से हटा करके पुणे की एक सीट से M.R. जयकर को त्यागपत्र दिला करके कांग्रेस ने संविधान में पहुँचाया। लेकिन उस समय चूँकि वो चुनाव हार गए थे, फिर दूसरी बार वो सीट ही वहाँ से चली गई। अब एक आक्षेप लगता है कि कांग्रेस ने उनको चुनाव हराया, तो नहीं। एथेंटिक किताबों में भी हमने पढ़ा है, स्पष्ट लिखा है कि वहाँ पर जो शासन था राज्य में, मुस्लिम लीग का शासन था और मुस्लिम लीग ने कैंडिडेट खड़ा किया था अंबेडकर के खिलाफ, SC कैंडिडेट, उसने इनको हराया था। तो अंबेडकर 9 दिसंबर 1946 की पहली बैठक में उपस्थित नहीं थे। फिर वो सीट चली गई, भारत का जब बंटवारा होता है तो वो सीट चली गई पाकिस्तान में। तो पुणे से जो एक चुनकर के आए थे यहाँ पे, कांग्रेस के थे, उनको त्यागपत्र दिलाया गया अंबेडकर को यहाँ पहुँचाने के लिए संविधान में। क्यों? क्योंकि उस समय अंबेडकर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे, कानून की सबसे ज़्यादा जानकारी थी। तो ये चिंता हो गई कि इतना विद्वान व्यक्ति संविधान सभा में न हो तो ये दुर्भाग्य है देश का, और इंटरनेशनल छवि भी बहुत ख़राब होगी कि जो सबसे विद्वान पढ़ा लिखा इंसान है वो संविधान के निर्माण में है ही नहीं, तो एक मजाक उड़ेगा देश का। इसलिए अंबेडकर को वहाँ से त्यागपत्र दिला करके लड़ाया गया और लाया गया यहाँ पे। और अंबेडकर 1947 में जुलाई में 1947 में चुन करके आते हैं। उसके बाद फिर अगस्त में एक तरह से वो ज्वाइन करते हैं, यानी अगस्त से वो कार्य करते हैं। तो पहली बैठक में वो उपस्थित नहीं थे, 211 लोग उपस्थित थे। फिर दूसरी बैठक होती है 2 दिन के बाद, 11 दिसंबर को 1946 को। फिर एक अस्थाई अध्यक्ष का चुनाव होता है और राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष बन जाते हैं, राजेंद्र प्रसाद। तो दूसरी बैठक से
राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष हो गए और फिर ये संविधान सभा ने जब तक संविधान बना करके कंप्लीट नहीं कर दिया तब तक राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष रहे। संविधान सभा की कुल टोटल 12 बैठकें हुई थी। 12 114 दिन तक प्रारूप पर बहस हुई थी। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में ये पूरा संविधान बन करके तैयार हुआ था। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब देखिए हमने लिखा भी है देसी रियासत और मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई थी। यहाँ तक इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ें। स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन 3 जून 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, जिसमें ये बताया गया कि अब भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा और भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो जाएगा। तो जब ये स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो गया उस समय संविधान बन रहा था, संविधान सभा की बैठकें हो रही थी। दिल्ली के जो आज संसद भवन है वहीं में बैठकें हो रही थी। तो वो सीट वही वाला मामला आ गया, फिर से बंटवारा हो गया, सीट चली गई वहाँ, तो अंबेडकर को यहाँ पहुँचाया गया। तो अंबेडकर जुलाई के चुनाव में निर्वाचित होकर के यहाँ पर आते हैं। तो परिवर्तन इसमें क्या हो गया, इसकी संख्या घटा दी गई, यानी जो पहले 389 संख्या निश्चित की गई थी संविधान सभा की, चूँकि अब बंटवारा हो गया और भारत के लिए संविधान बनेगा तो सीटें कम हो गई, तो बहुत कम लोग हो गए और धीरे धीरे देसी रियासतों के भी लोग संविधान सभा में उपस्थित होने लगे। ठीक है, तो अब यहीं से यानी कि जून के बाद अगस्त 1947 से जब अंबेडकर संविधान में आते हैं संविधान सभा में, तब इसके मुख्य निर्माण की योजना शुरू होती है। फिर इसमें वाचन होता है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। इसको हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। ठीक, आज बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप बताइएगा। कल की वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में स्वतंत्रता में जो परिवर्तन हुआ संविधान में, संविधान सभा में, उसके बाद की पूरी कार्यप्रणाली, फिर 26 जनवरी 1950 तक के पूरा डिटेल यहाँ आपको मिलेगा।